वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं 2022-23 के। और आज की इस क्लास में हम 27 जनवरी का तो हमने इससे पहली वाली क्लास में देखा था, और आज की क्लास में हम 28 जनवरी 28 जनवरी 2023 में जो आपके साइंस के क्वेश्चन बने थे उनको डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ से बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से जुलाई 2023 में देखने को मिलेंगी और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको इनको समझाने की कोशिश की है हर एक क्वेश्चन को। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी 6, 7, 8 समरी, अगर आपने 32 क्लासेस देखी हैं और खुद से नोट्स बनाया तो कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी और आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स फॉर्म में चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। आप मेरी मेल आईडी है उसके थ्रू भी नोट्स ले सकती हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में 2021-22 के सारे जो शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चन थे विद आंसर, और ये जो लेटेस्ट वाले हैं 2022-23 वो भी सारी पीडीएफ विद आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो व्हाट्सएप या मेल आईडी के थ्रू आप नोट्स और प्रीवियस ईयर जो है वो मैम से ले सकते हैं। उसके लिए आपको 120 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो 28 जनवरी में बना। सबसे पहला क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरियम। इससे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है 2023 में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये बैक्टीरिया होता है जो प्लांटों की जड़ों में पाया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है वो अच्छे से समझ लीजिए। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। देखिए, प्लांटों को नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए, तो उस केस में वो नाइट्रोजन आएगी कहाँ से? नाइट्रोजन तो एयर में है। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जब लाइटनिंग वगैरह होती है उसके थ्रू नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन होता है, रेन के थ्रू जो नाइट्रोजन है सॉइल में जाती है, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाने में मदद करता है। और वो नाइट्रोजन जो है आपकी अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्लांट तक जो है आपकी चली जाती है। तो ये नाइट्रोजन देने में जो बैक्टीरिया मदद करता है। और ये किन प्लांटों की जड़ों में पाया जाता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, छोटे छोटे, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट हो गए किसके, आपके चने का, मटर का, मूंग, बीन, ये सारे जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम जीवाणु जो है वो पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। और वहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की कन्वर्ट होकर बाद में नाइट्रेट की फॉर्म में वो पौधों तक चली जाती है। तो ये प्लांट के साथ कैसा रिलेशन शो करता है? ये जो एसोसिएशन है बैक्टीरिया का विद प्लांट, जीवाणुओं का पौधों से जो संबंध है, ये क्या कहलाता है? ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पौधों को मदद कर रहा है और बदले में पौधों से जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो वहाँ से ये लेता है। तो ये दोनों प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरियम एक तरह से क्या शो कर रहे हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पर सहजीवी संबंध जो है शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में याद रखेंगे आप एल्गी का भी कभी कभी पूछ लेता है। एल्गी और फंगाई जो है वो भी आपका क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं एक दूसरे पर। एक फोटोसिंथेसिस फूड के लिए और एक अदर सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज ट्रू एंड विच आर फॉल्स अबाउट ह्यूमन थॉट। मानव जो कंठ है उसके विषय में कौन सा विकथन सत्य है और कौन असत्य है, ये हमको यहाँ पर बताना है। S1 यहाँ पर दिया है कि जो विंड पाइप होता है रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन अ थ्रोट। बिल्कुल, कंठ में जो श्वास नली होती है वो खाद्य नली के संकीर्ण होती है, बिल्कुल उसकी बगल में होती है जहाँ पर हमारा कंठ होता है, लेरिंक्स होता है गले में, यहाँ पर ये लेरिंक्स होता है, कंठ होता है। तो यहाँ पर 2 पाइप, शुरू में ऊपर तो एक ही पाइप होता है, लेकिन जब कंठ में पहुंचते हैं, थ्रोट में पहुंचते हैं, तो वहां पर ये 2 पाइप जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। फूड पाइप अलग हो जाता है और आपका विंड पाइप जो है वो वहां पर अलग हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के बगल में ही होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर S2 क्या है? अ फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट। कंठ में एक पल्ले जैसा वॉल्व जो है वो उपस्थित होता है, और ये जो वॉल्व प्रेजेंट होता है ये क्या करता है? ये खाने को रोकता है। कहाँ रोकता है? विंड पाइप में ना जाए खाना, इसलिए वहां पर ये वॉल्व होता है जो खाने को विंड पाइप में जाने से, जो श्वास नली होती है उसको वहाँ पे भोजन को जाने से क्या करता है? ये रोकता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही हो गई।
S1 और S2 तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हटेगा। और ये देखिए और देखते हैं, अब हम क्लियर करेंगे और ऑप्शन से। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन अ थ्रोट। अभी तो हम देख रहे थे कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, तो वायु और भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, नहीं, कंठ में जाकर दोनों का रास्ता क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। विंड पाइप अलग हो जाता है और फूड पाइप अलग हो जाता है, तो S3 यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। S1 और S2 तो हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों ट्रू हैं और ये हमारा फॉल्स है। S4 देख लेते हैं। समटाइम फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप विच मे कॉज हिकअप्स। बिल्कुल, कभी कभी जो भोजन के कण होते हैं वो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हिचकियाँ आ जाती हैं, या कभी जो है हमें फंदा वगैरह जो है गले में वो लग जाता है, क्योंकि हमारे जो विंड पाइप है उसमें फूड के पार्टिकल जो हैं वो चले जाते हैं। तो S1 S2 S4 जो है वो यहाँ पर सही होंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सुइटेबल होगा। S1 S2 4 आर ट्रू, ये सत्य हैं, और S3 जो है वो हमारा फॉल्स है, असत्य है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। विकल्पों में से कौन सा रेशम के उत्पादन से जुड़ा है, ये हमको पता है। तो रेशम के उत्पादन को क्या बोलते हैं, हम सेरीकल्चर बोलते हैं, और उसी से एक टर्म और जुड़ा होता है मोरीकल्चर, जिसे हम शहतूत कृषि भी बोलते हैं। इसी से आप पहचान जाते हैं हिंदी के ऑप्शन में कि रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि जो है वो किससे संबंधित है, रेशम के उत्पादन से जो है यहाँ पर संबंधित है। अब देखिए मॉरीकल्चर क्या होता है, मॉरीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। देखिए मतलब इनकी खेती करना, इनको उगाना मॉरीकल्चर कहलाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम मलबरी के प्लांट जो है लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, इन ऑर्डर टू फीड सिल्क वॉर्म, क्योंकि सिल्क वॉर्म आपको पता होगा वो क्या खाते हैं, वो मलबरी की पत्तियाँ खाते हैं और वहीं वो ग्रो करते हैं। तो उनको फीड कराने के लिए, उनको भोजन देने के लिए मलबरी के प्लांट का जो है कल्टिवेशन कराया जाता है, उनको उगाया जाता है, उनकी जुताई जो है, उनकी जो खेती है वो की जाती है, और वही क्या कहलाता है, आपका मॉरीकल्चर कहलाता है। शहतूत की कृषि ही क्या कहलाती है, आपकी मॉरीकल्चर होती है। और रेशम का जो पालन है वो क्या कहलाता है, वो आपका सेरीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर रिलेट करेगा सिल्क के प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया के संबंध में क्या गलत है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत से पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर समझने होंगे और जिनसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उदासीनीकरण क्या होता है, देखिए इसमें हम लेते हैं एसिड, जिसे हम अम्ल बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया। एसिड की रिएक्शन होती है बेस से, क्षार से, और बेस हम यहाँ पर ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारा एसिड है, अम्ल है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है क्या, सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, लवण। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, उदासीनीकरण होता है, और वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, वहाँ पर जो सॉल्ट है, लवण है, वो वहाँ पर बनता है, और साथ में जो हीट एनर्जी है वो वहाँ पर क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब देखिए एसिड और बेस दोनों अगर इक्वल हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, आपका नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल जो सॉल्ट है यहाँ पर बना, न्यूट्रल जो लवण है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ। लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक जो है वो आपका बेस है, एसिड जो है वो आपका कैसा है, अम्ल जो है वो आपका प्रबल है, और बेस जो है वो क्या है, वो आपका वीक है। तो उस केस में जो सॉल्ट बनता है, याद रखेंगे, वो भी एसिडिक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट जो है, वहाँ पर एसिडिक अम्लीय लवण जो है वो देखने को मिलता है, अगर जो अम्ल होता है वो अगर प्रबल होता है। अगर ऐसे ही बेस अगर प्रबल होगा ज़्यादा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, वो आपका क्या होगा, क्षारीय लवण जो है वहाँ पर बनता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन में है क्या। जैसे उदासीकरण होता है, आपको आंट ने काट लिया, आंट में क्या होता है, जो चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो अम्ल आपकी बॉडी में चला गया जिससे ईचिंग होगी। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीनीकरण करने के लिए आप क्या कराएंगे, कैलेमाइन का जो पाउडर है वो वहाँ पर लगा लेंगे, तो वहाँ पर उदासीनीकरण हो गया। एसिड बेस की रिएक्शन होकर न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पर होता है। तो ये रिएक्शन होती है अम्ल और बेस की, बिल्कुल सही बात है, एसिड बेस की रिएक्शन होती है। हमें गलत पहचानने हैं यहाँ पर एक नया सब्सटेंस सॉल्ट बनता है, बिल्कुल नया पदार्थ जो है लवण यहाँ पर बनता है। सॉल्ट जो बनता है यहाँ पर, जो लवण यहाँ पर निर्मित होता है, या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये बात यहाँ पर गलत है। वो केवल अम्लीय और क्षारीय नहीं होता, वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, उदासीनीकरण भी हो सकता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, देखिए एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट यहाँ पर क्या होती है, वो आपकी रिलीज होती है। हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब
कंजर्व नहीं होती हीट, यहाँ पर सर्वदा अवशोषित नहीं होती, रिलीज होती है। इस वजह से सी और डी यहाँ पर गलत होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा आंसर होगा। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, एक एग्जाम्पल याद रखना होगा आपको एसिडिक सॉल्ट का। यही एग्जाम में बनेगा, अगर बना तो अमोनियम क्लोराइड पूछेगा आपसे। आप जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपको समझ में आ गया, जहाँ क्लोराइड लिखा होगा वहाँ पर वो सॉल्ट है। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट था। कैसा सॉल्ट था, कैसा लवण था, उदासीन न्यूट्रल सॉल्ट था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अमोनियम क्लोराइड कैसा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो कैसा सॉल्ट होगा, तो वो आपका अम्लीय लवण होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। वहाँ पर क्या है, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वहाँ पर जो आपका अमोनिया है ये क्या है, ये वीक बेस है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट बना, जो लवण बना, वो जो स्ट्रॉन्ग होता है वैसा ही आपका लवण बनता है। तो एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय सॉल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिला। जबकि जो सोडियम क्लोराइड वाली रिएक्शन थी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गए, वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वही आपका लवण जो है, सॉल्ट जो है वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, प्रबल जो था वो अम्ल था, इस वजह से जो सॉल्ट बना वो भी आपका एसिडिक होगा। तो एसिडिक सॉल्ट का, अम्लीय लवण का उदाहरण आप याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल बेसिक सॉल्ट का याद रखना है, वही बस इन दोनों में से ही कोई बनेगा, सोडियम एसीटेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोडियम एसीटेट क्या है, तो याद रखेंगे वो क्या है, आपका बेसिक सॉल्ट है, आपका बेसिक सॉल्ट होगा। अगर अमोनियम क्लोराइड पूछा जाए तो एसिडिक सॉल्ट जो है वहाँ पर आप टिक करेंगे। बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, ये तो केमिकल चेंज है। हमारा जो प्रोटीन होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में फर्दर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका छोटी आंत में जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी केमिकल रिएक्शन होती है। सेम ऐसे फर्मेंटेशन जो होता है आपका यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, हाँ किण्वन, सॉरी यहाँ पर देखेंगे फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, किण्वन। ये भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पर जो शुगर होती है, शुगर यहाँ पर ले लेंगे ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, ईस्ट की प्रेजेंट में, किसकी प्रेजेंट में, ईस्ट जो आपकी फंगाई है, ईस्ट की प्रेजेंट में यहाँ पर ये जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो अल्कोहल में, अल्कोहल में जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होती है। अगर मैं ग्लूकोज के केस में बात करूँ तो ये जो अल्कोहल यहाँ पर बनता है वो इथेनॉल बन जाता है। तो फर्मेंटेशन में भी पूरा क्या हो रहा है, आपकी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। फोटोसिंथेसिस भी, प्रकाश संश्लेषण भी, 6CO2 है ना आपकी जो होती है पूरी, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होती है। 6H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आपका यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और यही कार्बोहाइड्रेट जो है बाद में पत्तियों में स्टार्च की फॉर्म में, मंड की फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। और साथ में आपका 6O2 ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये भी आपकी पूरी केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, इसमें क्या होता है, NCERT में एग्जाम्पल भी दिया है, थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोट्स में। क्रिस्टलाइजेशन आपका फिजिकल चेंज है। इसमें क्या करते हैं, पानी में हम शुगर डालते रहते हैं या फिर नमक जब तक डालते रहेंगे जब तक उसमें और जो शुगर है वो ना डल पाए, फिर उसको बहुत लंबे टाइम तक रख देते हैं। उसके बाद जो शुगर के क्रिस्टल हैं वहाँ पर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो सिंपली क्या हो गया है, वो वहाँ पर शुगर के क्रिस्टल वहाँ पर बन गए हैं, फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हुई है, ना कि कोई नया सब्सटेंस वहाँ पर बना है। तो क्रिस्टलाइजेशन आपका फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है केमिकल चेंज का, तो ओनली डी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। यही एग्जाम्पल नहीं है, क्रिस्टलीकरण ही जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, एनिमल अडेप्ट देमसेल्व टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लीव। जैसी जगह होती है, जंतु जो होते हैं उसी तरह से अपने आप को उसी सिचुएशन में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो उनके अडेप्टेशन है उनसे उनका मिलान यहाँ पर करना है। देखिए जो पोलर बियर होता है ये नॉर्थ पोल के रीजन में पाया जाता है, जहाँ जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंडी होती है। और वहाँ पर बर्फ़ में चलने के लिए इनके क्या होते हैं, लॉग, कर्व एंड शार्प क्लॉज होते हैं। इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो आसानी से बर्फ़ में धंस जाएं और वो आसानी से उसमें चल पाएँ। तो पोलर बियर का जो फीचर है यहाँ पर बिल्कुल 4 से मैच करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो इससे ही आप पहुँच गए होंगे अपने आंसर पर, क्योंकि ए का 4 एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है और यहीं से हम अपने आंसर पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। एलिफेंट से भी
समझ सकते थे। जो एलिफेंट होता है उसके जो 2 ऊपर के इंसीजर होते हैं वो मॉडिफाई होकर बाद में टस्क में जो है वो बदल जाते हैं, तो एलिफेंट यहाँ पर मॉडिफाइड टीथ से आ जाएगा। लायन जो है उसकी सेंसिटिव हियरिंग होती है, और जो रेड आई फ्रॉग होता है उसके क्या होते हैं, स्टिकी पैड होते हैं इन इट्स फीड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही होगा। सेम ऐसे ही हिंदी में है, तो जो प्राणी जहाँ रहते हैं वहीं जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित जो है वो कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनके लंबे गोलदार और नुकीले पंजे होते हैं। गोलदार इसलिए होते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ पर क्या कर सकें, बर्फ़ में जो है वो चल सकें। लाल आँख वाला मेंढक जो होता है, याद रखेंगे, उसके पाद पर चिपकी हुई गद्दी सी जो है वो हमें देखने को मिलती है। शेर जो होता है वो संवेदनशील श्रवण होता है, एकदम से सुन लेता है। और जो हाथी होता है उसके रूपांतरित दांत होते हैं, जो उसके जो इंसीजर हैं वो टस्क में जो है बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। वायु दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। एयर अराउंड अस एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर ऑन अस। देखिए आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, तो हमारे चारों ओर वायु हम पर बहुत ही कम दाब डालती है, नहीं बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये वाली बात तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और आपसे ट्रू वाले जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पूछ रहा है, तो ए तो ट्रू नहीं है। अब ए ट्रू नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग, ये भी गलत दे रखा है। देखिए वायु जो होती है जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल जो है वो हल्के हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो तो फैलते हैं। और तो एयर जो है वो फैलती है हीट करने पर, वायु गर्म करने पर संकुचित नहीं होती, वो विस्तृत होती है, तो उल्टा दे रखा है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। बी भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ए और बी दोनों यहाँ पर गलत हैं। वार्म एयर राइज अप एंड कूलर एयर टेंड टू सिंक टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए बहुत बार मैंने बताया है कि जब हम हीट देते हैं तो जो गर्म पार्टिकल हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और जो एरिया खाली हो जाता है वहाँ पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, और बाद में जो दूसरी ठंडी हवा है वो वहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु जो है धरती की ओर आनी प्रवाहित हो जाती है, जो कि हमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है समुद्र किनारे देखने को मिलता है। समुद्र के किनारे में दिन के समय क्या होता है, जो दिन के समय जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से जो है हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो एरिया खाली हो जाता है वहाँ पर जो है समुद्र की ठंडी ठंडी हवा जो है आते हुए देखने को मिलती है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। तो एयर वार्म अप हो जाती है और कूलर एयर जो है वो अर्थ की तरफ आना शुरू कर देती है। तो सी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब सी सही होगा तो यहाँ पर देखिए ए की वजह से ये बाहर हो गया था, तो सी तो केवल इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी डी पॉइंट देखते हैं। एज वार्म एयर राइजेज एयर प्रेशर एट द प्लेस इंक्रीजिंग। देखिए जब एयर ऊपर राइज कर जाती है तो जगह खाली हो जाती है, जिससे वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता, प्रेशर जो है वहाँ पर घट जाता है, दाब जो है वहाँ पर कम हो जाता है। जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है, ये बात आप याद रखेंगे। सेम ऐसा ही प्रोसेस जो है वो साइक्लोन में भी देखने को मिलता है। निम्न दाब जो है क्रिएट हो जाता है, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो उस निम्न दाब के चारों ओर जो है वहाँ पर घूमती रहती हैं। जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान पर वायु दाब बढ़ता नहीं है, वो घट जाता है। तो डी पॉइंट भी यहाँ पर जो है वो गलत होगा। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट था एयर प्रेशर के बारे में, वायु दाब के बारे में, वो ऑप्शन नंबर मतलब सी पॉइंट सही होगा। तो मतलब ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सॉइल वाले चैप्टर में साफ साफ दे रखा है पर्कुलेशन रेट निकालना, अंतःस्त्रवण जो दर है वो कैसे निकलती है। देखिए पर्कुलेशन रेट होता क्या है, पानी का मृदा में से निकलना, सॉइल में से पानी का निकलना। सबसे ज़्यादा पानी किस सॉइल में से निकलता है, याद रखेंगे जो सैंडी सॉइल होती है, जो आपकी रेत होती है, बालू मृदा होती है, उसमें से पानी सबसे जल्दी निकलता है। तो वहाँ पर जो पर्कुलेशन रेट होगा वो बहुत ही हाई होगा। तो जितना पानी जितने समय में निकलता है किसी सॉइल में से, वो उसका पर्कुलेशन रेट वहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर पर्कुलेशन रेट जो अंतःस्त्रावण दर है वही हमको बतानी थी। उसका फॉर्मूला क्या होगा, जितना वाटर आपको दिया है, जितने समय में दिया है, तो पानी दिया है यहाँ पर 400 ml, और कितने समय में वो निकल रहा है, वो 20 मिनट में निकल रहा है। तो यहाँ पर कट करेंगे 2 2 4 20 ml पर मिनट जो है यहाँ पर क्या हो गया, आपका पर्कुलेशन रेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, जितना जल दे उसको जितने समय में वो निकल रहा है, बस उसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, उसका पर्कुलेशन रेट जो है वहाँ पर जो अंतःस्त्रवण दर है वो हम निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th जो आपके एग्जाम में बना, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बींग। निम्न में से कौन सा प्रवाह आलेख
मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शाता है? 2021-22 से रिपीट करके ही पूछा गया। देखिए, ब्लड जो होता है वो लंग से पल्मनरी वेन्स जो होती हैं, ये पल्मनरी वेन्स क्या करती हैं? देखिए, हार्ट से ले जाने का काम आर्टरीज करती हैं और हार्ट तक लाने का काम जो होती हैं वो शिराएं जो हैं वो वेन्स करती हैं। तो लंग से जो शुद्ध रक्त है वो हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेंगी? वेन करेंगी। और यहाँ पर ये एक्सेप्शन होती है, जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या? पल्मोनरी वेन जो फुफ्फुस सिरा है, इसमें आपका शुद्ध रक्त होता है जो लंग्स से कहाँ पहुँचता है? हार्ट तक पहुँचता है। तो हार्ट, हृदय तक पहुँचाने का काम कौन करती हैं? वेन्स करेंगी, शिराएं करेंगी। लेकिन यहाँ पर ये वेन जो है कैसा रक्त लेकर जा रही है? शुद्ध। बाकी अदर केस में ये जो वेन है कैसा रक्त लेके आएंगी हार्ट तक? जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा होगी वो अशुद्ध होगा। तो सबसे पहले लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के होते थ्रू जो ब्लड है, जो आपने ऑक्सीजन ली है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है उस वक्त, तो वो ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो हमारे हार्ट तक जाता है, हृदय तक जाता है। फिर हार्ट से हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक हमारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने का काम करती हैं। तो लेकर जाने का काम कौन करती हैं? शिराएं लाने का काम करती हैं और धमनियाँ लेकर जाने का काम करती हैं। तो हार्ट से आर्टरीज बॉडी तक क्या लेकर जाती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। वहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है, आपका जो ग्लूकोज वहाँ पर बनता है, वहाँ पर रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी जो है वहाँ पर रिलीज़ होती है। तो वो यहाँ पर पूरी रिएक्शन होती है, जिसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्शन के बाद वहाँ पर रिलीज़ होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा हो गई अब ब्लड में, तो उसको वेन्स क्या करेंगी? वापस हार्ट तक लाने का काम करती हैं। तो शिराएं फिर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोसेस होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट तक आता है, और हार्ट पर वापस आने के बाद हार्ट से ले जाने का काम हमेशा आर्टरीज करती हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से हमारा जो अशुद्ध रक्त है उसको लेकर जाने का काम करेगी। वैसे तो आर्टरीज क्या करती हैं? कैसा रक्त लेकर जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसका एक्सेप्शन है फुफ्फुस धमनी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ तक? लंग तक। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। सही जो रुधिर का प्रवाह है उसका सही क्रम जो है वो यहाँ पर निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी? बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा होता है? डायलिसिस किससे संबंधित होती है? हमारी किडनी से। और किडनी हम नोट्स में पढ़ते हैं वो हमारे किस पार्ट में आती है? वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है, उत्सर्जन तंत्र जो है उसमें आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनीज क्या करती हैं? हमारे ब्लड को क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है, ब्लड को प्योर फिल्टर करने का काम कौन करती हैं? किडनी करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, तो एक्सक्रीशन का ये जो है पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर? निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पिछले वाला जो सेट हमने किया था क्वेश्चन का, उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह का बना था। और जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में आपको चैप्टर मिलेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ था कि यूनिसेक्सुअल फ्लोवर कौन से हैं और द्विलिंगी पौधे कौन से हैं। बच्चे पढ़ते ही नहीं है नोट्स को, बहुत ही मैंने बार बार बोला डीपली पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देखकर जाने हैं। तो आपको कोई भी 23+ लाने से नहीं रोक सकता, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बट आप क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ डीपली पढ़ें, तो उसमें सब लिख रखा है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर के एग्जाम्पल सीधे सीधे लिखे हैं, पम्पकिन, पपाया, कुकुम्बर। और बाइसेक्सुअल के भी वहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, पिटूनिया जो है उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बना था, सिंपल क्वेश्चन बना था, एग्जाम्पल बनाना था यूनिसेक्सुअल फ्लोवर का। यूनिसेक्सुअल फ्लोवर वो होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लोवर का, जैसे आपका स्टेमन हो गया, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जो कि आपका पिस्टल होता है। अब इस स्टेमन के अंदर भी एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं, और पिस्टल के अंदर क्या जाता है? स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी जाता है। नोट्स में पूरा सब अच्छे से दे रखा है, तो उसको वहाँ से ध्यान से अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अब कौन सा एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लोवर का? तो जो पपाया है वो आपका यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो जाएगा। सरसों, गुलाब, पिटूनिया
ध्वनियाँ। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं, आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर खींच सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर बिटर गार्ड, पपाया, पम्पकिन, कुकम्बर। बाइसेक्सुअल में लिली, रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, मस्टर्ड, ब्रिंजल, हिबिस्किस, ये सारे के सारे द्विलिंगी पौधे जो हैं वहाँ पर फूल जो हैं वो ये होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, अब तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से रट गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु में दूरी समय आरेख के संदर्भ में क्या सही है। ये समय होता है, ये दूरी होती है। कांस्टेंट स्पीड कब होगी, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में जो समान दूरी है समान समय में बार बार चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर होता है क्या, कांस्टेंट स्पीड। और उस केस में ग्राफ इस तरह से बनता है कि यहाँ पर ये दूरी कवर की इतने टाइम में, फिर ये दूरी कवर की इतने टाइम में सेम डिस्टेंस बार बार कवर होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी कांस्टेंट स्पीड होती है। और जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ना तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो पैरेलल नहीं बनती, पैरेलल तो कब बनती है, जब वो रेस्ट में होती है, तो उस केस में वो टाइम जो हमारा एक्स एक्सिस होता है टाइम में, वो उसके पैरेलल हो जाती है। लेकिन यहाँ तो ना पैरेलल होगी एक्स के वाई के, यहाँ पर क्या होगी, द स्ट्रेट लाइन नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर टू वाई एक्सिस, क्योंकि वो बीच में ऐसे होती है, तो ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष और ना ही वाई अक्ष के समांतर है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इजी क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकली ध्यान से आप देखते तो इजीली आप इसको कर जाते। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन करेक्टली अरेंज लाइटनिंग डिवाइस इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी इफिशियंसी। मतलब जो एनर्जी इफिशियंट हैं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट कौन सा है वो सबसे बाद में आएगा और सबसे कम एनर्जी इफिशियंट जो है वो सबसे पहले आएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता की सही वृद्धि क्रम को यहाँ पर दर्शाता है। और आपको पता होगा आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी इफिशिएंट में ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें जो सबसे इफ़िशिएंट जो है वो कौन सा होता है, वो आपका एलईडी बल्ब हैं जो आजकल यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इफ़िशिएंट एलईडी होगा, तो सबसे लास्ट में यही आना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम कौन सा होता है, जो पहले हमारे होते थे इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते थे जिसमें आपकी येलो कलर की लाइट आती है, वो आपके इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी। और अब इनका जो प्रयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है, जो आपके तप्त दीप बल्ब होते हैं। तो दोनों फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। देखिए फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आई थी और ट्यूबलाइट के बाद क्या आया था, CFL आया था और बाद में LED जो अब हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑर्डर हो जाएगा एनर्जी इफिशिएंट का वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सबसे कम एनर्जी इफिशिएंट क्या है, आपका इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, जो तापदीप बल्ब हैं, उसके बाद ट्यूबलाइट हो गए, फिर आपका CFL, और अब जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट वो हैं आपके LED बल्ब। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है और आगे भी पक्का किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अब आपको ये अच्छे से रट भी गया होगा, बहुत बार मैंने इसको समझाया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंज डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर हमें घर्षण के बढ़ते क्रम को बताना है, मतलब सबसे कम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन घर्षण जहाँ होगा वो सबसे बाद में। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन आपका स्टैटिक में होता है और सबसे कम किस में होता है, रोलिंग में होता है। तो लोटनिंग में सबसे कम, उससे ज़्यादा आपका शर्पण में हो जाएगा, स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा स्टैटिक में। स्टैटिक में जो घर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और 3 ही टाइप के ये हमारे घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे कम रोलिंग में, फिर उससे ज़्यादा स्लाइडिंग में और सबसे ज़्यादा स्टैटिक में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये भी इजी क्वेश्चन था। साउंड वाइब्रेशन मेक द डैश वाइब्रेट इन द ह्यूमन बींग। वाइब्रेशन किससे प्रोड्यूस होगी, आपके सीधी सी बात है, ड्रम जब हम बजाते हैं तो वहीं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो जो साउंड जाती है वो हमारे ईयर ड्रम में जाती है। सबसे पहले मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट इन द ह्यूमन बींग। मानवों में जो ध्वनि कंपन है वो किससे होती है, कण जो पटा है होता है उसमें जो है कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन जो है वो आपके ईयर ड्रम में पैदा होती है। फिर जो है वो आपके इनर ईयर क्या करता है, इनर ईयर जो है उस वाइब्रेशन को सेंड कर देता है कहाँ पर, हमारे जो ये इनर, तो ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हमारा ईयर ड्रम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो वाइब्रेशन है ये किस में जाता है, ये आपका इनर जो ईयर है वहाँ पर जाता है और वहाँ से ये सिग्नल हमारे कहाँ पर जाते हैं, सी में जाते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। मानवों में जो ध्वनि कंपन है वो क्या करता है, ईयर ड्रम जो है वहाँ पर पैदा करता है और यही जो ईयर ड्रम है कंपन को कहाँ भेजता है, ये हमारे
इनर ईयर आंतरिक कण जो कण हैं वहाँ पर भेजता है, और वहाँ से ये जो संकेत होते हैं, सीधी सी बात है, वो हमारे कहाँ जाते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। तो ए बी सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 2021-22 की किसी शिफ्ट में ये पहला ही क्वेश्चन बना था और इस बार भी ये क्वेश्चन बना। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए आप खुद समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100%। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख कर जाना है। 2 प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, जब भी 2 प्लेन मिरर पैरेलल हों ईच अदर, डिस्टेंस कुछ भी बोल दे 30 सेंटीमीटर घुमाने के लिए आपको, तो जो इमेज बनती हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो याद रखेंगे, वो कॉइन के यहाँ पर कितने बनेंगे, वो इनफाइनाइट बनते हैं, अनगिनत वहाँ पर बनते हैं। तो पैरेलल के केस में याद रखेंगे जो इमेज बनेंगी, प्रतिबिंब बनेंगे, वो इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। लेकिन जब 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे होते हैं तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 360 से जो एंगल क्वेश्चन में दिया है उससे उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सपोज एंगल क्या दे दिया, 60 डिग्री दे दिया क्वेश्चन में कि कॉइन जो है वो 60 डिग्री के दो जो प्लेन मिरर हैं उनके बीच में रखा है। तो उस केस में अगर पूछे कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितनी इमेज बनेंगी, तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कि हम 360 से जो एंगल क्वेश्चन में दिया है, जो कोण क्वेश्चन में दिया है, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 6। और ये भी मैंने बताया कि जब भी वो इवन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो हम उसे ऑड बनाना होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5। जब कोई एंगल देगा तो याद रखेंगे, और एंगल नहीं दिया, जब पैरेलल बोल रहा है, तो उस केस में जो इमेज बनेंगी, प्रतिबिंब बनेंगे, वो आपके इनफाइनाइट होते हैं। अगर आंसर आपका ऑड आ रहा है तो उस केस में हम -1 नहीं करेंगे, लेकिन जब इवन आएगा तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, वही हमारी नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब जो है वहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से ही रिपीट ये भी क्वेश्चन है। आयरन की कमी से, यहाँ पर देखिए न्यूट्रेंट दे रखे हैं और उनकी कमी से क्या डिसऑर्डर होता है, क्या अभाव विकार होता है, वो हमको यहाँ पर मैच करना है। आयरन की कमी से होता है अनीमिया, ये जो होता है इसमें थकान महसूस होती है। तो लोहा आयरन की कमी से अल्प रक्तता, अनीमिया जो है वो देखने को मिलता है। तो ए का मिलान 4 से होगा, तो वो 3rd और 4th ऑप्शन में देखने को मिलता है। आयोडीन बहुत ईजी है, ग्वाइटर जो घेंगा होता है, जो गला है खूब सारा फूल जाता है वहाँ पर, वो डी का मिलान यहाँ पर 3rd में होगा। तो इसमें डी का मिलान 3rd नहीं है, इसमें है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा कि आयरन की कमी से एनीमिया हो गया। और यहाँ पर विटामिन बी की कमी से क्या होता है, आपको याद रखना है, जो बेरी है वो विटामिन बी से संबंधित हो जाएगा। विटामिन सी से जो है वो स्कर्वी हो जाएगा, जिसमें आपके मसूड़े वगैरह जो है उनमें से खून निकलने लगता है, पायरिया जो है वो हो जाता है। तो विटामिन सी की वहाँ पर कमी होगी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक महिला है जिसको रक्त, उसके क्या कहते हैं, दांतों में मसूड़े फूलते हैं और दांतों में से रक्त निकलता है, तो बताइए उसे किसकी डेफिशिएंसी है, तो उसको विटामिन सी की वहाँ पर डेफिशिएंसी है। इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो भी बोलते हैं। आयोडीन जो होता है वो तो ग्वाइटर हो गया, और इसकी कमी जो है वो किससे संबंधित है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ जो गले में होता है वहाँ से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में, ये 2011 से 19 वाले प्रीवियस ईयर देखेंगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, 21-22 में देखेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट करा है और ये एनसीईआरटी में दिया है, और नोट्स जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो सल्फर होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सल्फर से क्वेश्चन बन सकता है। तो सल्फर क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉन मेटल है। सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, ये आपके अधातु हैं। क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन भी आपका नॉन मेटल है। क्वेश्चन बनेगा कि चमकता हुआ नॉन मेटल, चमकता हुआ अधातु कौन सा होता है। जैसे अधातु जो होते हैं, जैसे यहाँ पर आयोडीन की बात हुई है, ये जो अधातु है ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल चमकते नहीं है, शाइनी नहीं होते, वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन के तौर पर आ जाएगा। आयोडीन जो कि नॉन मेटल है, जो कि आपका अधातु है, ये बहुत चमकीला होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे नॉन मेटल वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन हो जाएगा। सेम ऐसे ही सल्फर, फॉस्फोरस, ये भी क्या है, आपके अधातु है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन हो गई। तो ज़्यादातर गैसेज जो हैं वो आपकी नॉन मेटल में ही, अधातु में ही आ जाती हैं। तो सल्फर जो है ये आपका नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे मेटल जैसे अधातु जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। सेम ऐसे ही जो नॉन मेटल होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वहाँ पर फॉर्म करते हैं। सल्फर की रिएक्शन जो है यहाँ पर किससे होगी, आपकी ऑक्सीजन से होगी। जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो हमें 2 ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे। यहाँ पर यही लिखा है ए गैस इज फॉर्म। तो कौन सी गैस वहाँ पर फॉर्म हुई, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर जो है वो बनी। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड में हमने क्या करा,
हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया बी में डिज़ोल्व करने के यहाँ पर क्या बनेगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। यही इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार पीछे भी जब पिछली बार हम कर रहे थे क्वेश्चन वहाँ पर भी बताया था, क्या बनता है आपका सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड मत कर देना, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। याद रखेंगे, बार बार बोल रही हूँ, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। और आपको पता है जो नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल हैं, जो अधातु हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, वो अम्लीय होते हैं। और जो अम्ल होता है वो क्या करता है, उसमें जो लिटमस पेपर है ब्लू को क्या कर देता है, वो रेड कर देता है, नीला जो है वहाँ पर लाल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और ये जो बी यहाँ पर बना, ये जो सल्फ्यूरस एसिड यहाँ पर बना, ये क्या करेगा, ये नीले लिटमस को लाल जो है वहाँ पर कर देगा। तो पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर क्या हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन। असर्शन, अभी कथन दिया है कि सोडियम को ग्लिसरीन में भंडारित करते हैं। 1000 बार बोला है कि जो सोडियम है, पहली बात तो क्या है, ये मेटल है, धातु है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही जल्दी पानी और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, चाकू से इसको काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट ये होता है। तो सोडियम जो है इसको हम कैरोसिन के तेल में ही इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ग्लिसरीन में नहीं रखते, किस में रखते हैं, कैरोसिन के तेल में रखते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फोस्फोरस होता है, जो आपका फोस्फोरस क्या है, वो नॉन मेटल है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। तो ये जो फोस्फोरस होता है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसी वजह से जो फोस्फोरस है उसको हम किस में स्टोर कर रखते हैं, जो कि अधातु है उसको हम वाटर में स्टोर कर रखते हैं। लेकिन जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं जनरली, इसी वजह से सोडियम को पानी में नहीं रखते, उसको हम कैरोसिन के तेल में जो है डुबो कर रखते हैं। तो अभिकथन तो यहाँ पर गलत है। अब अभिकथन गलत है तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये ऑप्शन यहाँ पर बाहर हुए। इसके पीछे का रीज़न क्या दिया है, अगर ये यहाँ पर लिखा होता है कि इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो उसके पीछे का रीज़न जो है वो बिल्कुल सही बैठ जाता है कि सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, इसी वजह से हम उसे कैरोसिन में भंडारित करते हैं। तो रीज़न सही है, असर्शन गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा कि मेरा ए असत्य है, लेकिन जो उसके पीछे का रीज़न है वो वहाँ पर सत्य है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है विच इज़ विग्रेसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो याद रखेंगे वो भी वहाँ पर भी आंसर आपका सोडियम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट जो कि कंटेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सीड इज नॉट जनरली फाउंड इन डिस्पर्स बाय विंड। देखिए कुछ सीड्स क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पेड़ उग जाते हैं, तो कुछ सीड हवा के साथ उड़कर चली जाती हैं, कुछ पौधों के साथ चिपक कर चली जाती हैं। बचपन में क्या होता था, कांटेदार एक सीड होता था इस तरह से, ये इस तरह का होता था, तो वो क्या होता था हमारे कपड़ों पर चिपक जाता था। तो जो एनिमल वहाँ से निकलते हैं तो उनसे चिपक जाता है, तो वो जो सीड होती है वो वाली सीड जो बचपन में हम देखा करते थे वो क्या है, वो आपका ज़ैंथियम होता है। तो यहाँ पर ये विंड से नहीं होता, ये तो डिस्पर्जन, यहाँ पर ये सीड का जो डिस्पर्जन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो एनिमल से हो रहा है, ना कि विंड से। बाकी आप याद रखेंगे आक, सनफ्लावर, ये जो ड्रम स्टिक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये डिस्पर्जन बाय विंड होते हैं। बाकी मैं किसी और सेट में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है इस तरह वाला तो मैं एग्जांपल्स भी आपको दिखा दूंगी, या जब मैं आगे आपको स्पेशल सीरीज़ में कराऊंगी वहाँ पर भी मैं एग्जांपल जो है आपको दिखा दूंगी, कौन कौन से एग्जांपल है आप याद रख लीजिएगा उनको। तो ज़ैंथ्रियम जो है याद रखेंगे वो आपका क्या है, वो कांटेदार जो सीड होती है वो डिस्पर्स बाय एनिमल होती है, ना कि विंड से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये क्या करा, कंटेंट के क्वेश्चन देखे। अगर आपको नोट्स चाहिए बायोलॉजिकल साइंस के, साथ में प्रीवियस ईयर 2021-22 और 22-23 के सारे शिफ्ट के विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मेरी UPI ID है जिसमें आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। मेरी मेल ID या व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर मैसेज करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल थी। और अब हम देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन जो हमारे 28 तारीख को बने। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं पेडागोजी का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये हमको यहाँ पर बताना है। द लॉ ऑफ साइंस आर फिक्स्ड एंड इटर्नल ट्रू, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। विज्ञान के जो नियम होते हैं वो स्थायी और शाश्वत सत्य होते हैं। देखिए जो लॉज होते हैं वो वहाँ पर चेंज नहीं होते, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो फिक्स्ड हो सकते हैं। लॉज में मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, कुछ नई चीज़ें एडअप हो सकती हैं। तो इसी वजह से यही विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत हो
हो जाएगा। साइंस इज़ अ सोशल एंडीवर, याद रखेंगे साइंस एक सामाजिक उद्यम है। जब भी सोसाइटी से रिलेट करके साइंस को कनेक्ट करा जाए तो याद रखेंगे वो हमेशा ही साइंस की प्रकृति में आएगा और वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। साइंस इज डायनामिक, देखिए साइंस जो है, साइंस का ज्ञान जो है वो परिवर्तनशील है, सीधी सी बात है। एन एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका कोई अंत नहीं है, ये एक्सपैंड करती चली जाती है, ये अनंत तक है। तो ये एक्सपेंडिंग बॉडी है नॉलेज की, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील जो है यहाँ पर संग्रह है। देर इज नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस, देखिए ये भी बात सही है, विज्ञान की कोई एक विधि नहीं होती। हम किसी भी गोल तक गोल तो टेक्नोलॉजी में पहुंचा जाता है। साइंस में अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस तक जाने के लिए या किसी रिसर्च की किसी खोज तक जाने के लिए उसका सिंगल स्टेप नहीं होगा, मल्टीपल मेथड के थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं। याद रखेंगे साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ें करते हैं और जो उनको पाना होता है, जो खोज करनी होती है, वहां तक वो पहुंचते हैं। तो तीनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो पहला पॉइंट ही यहाँ पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, निगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, एम ऑफ साइंस एजुकेशन, निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये हमको बताना है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 पर जब मैं नज़र मारती हूँ तो ये मुझे दिखता है, इट शुड इनेबल द लर्नर टू रिमेंबर द फैक्ट एंड प्रिंसिपल बाय हार्ट, इसे शिक्षार्थी तथ्य को याद रखने और नियमों को कंठस्थ करने के सक्षम जो है बनाता है। बिल्कुल साइंस में ऐसी चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए कि थ्योरी जो है रटवाई जा रही है, प्रिंसिपल्स जो डेफिनेशंस हैं वो रटने के लिए फोकस करा जा रहा है, तो ये साइंस एजुकेशन का एम नहीं होता। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। बाकी पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। साइंस एजुकेशन शुड इनेबल द लर्नर टू कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर, देखिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति तो बच्चे की पोषक होती चाहिए, वही हमारे साइंस एजुकेशन का उद्देश्य है। इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कॉपरेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपरेशन वगैरह साइंस में, क्योंकि जब बच्चे प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो एक दूसरे को कॉपरेट करें, इंटीग्रिटी जो है वो इनमें होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए और उनमें ईमानदारी भी होनी चाहिए कि जैसे लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट करें तो कोई बच्चा किसी की चीटिंग ना करे। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो उनके अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, ये भी एक एम हो सकता है साइंस एजुकेशन का, क्योंकि इसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। इट शुड इनेबल द लर्नर टू एक्वायर स्किल इंक्लूडिंग साइंस प्रोसेस स्किल, तो साइंस में प्रोसेस स्किल तो बहुत मैटर करता है, तो ये भी हो सकता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक उद्देश्य है। इसे शिक्षार्थी को विज्ञान प्रक्रिया कौशल सहित अन्य कौशलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर 3 निगेटिव है और वही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कौन से विकल्प यहाँ पर सही है। दो स्टेटमेंट, दो कथन हमको यहाँ पर दिए हैं। सब पहला कथन क्या कहता है, थ्योरीज एंड लॉ रिप्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज, बिल्कुल सिद्धांत और नियम जो होते हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं, उनमें वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो इन्वॉल्व होता है और तभी उनको लेकर थ्योरीज और लॉ जो है वहाँ पर आते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा सही है। लॉज ऑन वेरिफिकेशन बिकम थ्योरी, उल्टा लिख दिया है मैंने, पीछे भी बहुत सारे सेट में लॉ और थ्योरी को बार बार समझाया मैंने आपको। थ्योरीज जब बार बार वेरीफाई होती हैं, उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाकर वो क्या बनते हैं, लॉ बनते हैं। थ्योरी क्या है, जो हमने देखा उसको आकर जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उनको हमने लिखित रूप में बता दिया, वो थ्योरीज हैं, है ना। और वो थ्योरीज क्या होती है, उनमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जब उन थ्योरीज को टेस्ट करा जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बार बार रिसर्च की जाती है, उनके बाद क्या होता है, उनमें से एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो निकाला जाता है और वो जनरल स्टेटमेंट जो होता है, वो स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट जो होता है, वो आपका क्या होता है, नियम होता है, लॉ होता है। तो थ्योरीज आगे चल के लॉ बनती हैं, ना कि लॉस जो है वहाँ पर थ्योरी बनते हैं। तो स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही होगा, ए सत्य है और बी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डजंट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ साइंस, निम्न में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ज्ञान का एक भंडार है साइंस जो होती है, तो यह ज्ञान का एक संग्रह है, तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गई। इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, यह जाँच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, हम पहले हाइपोथेसिस करेंगे, परिकल्पना करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करी जाती है, मतलब एक प्रोसेस जो है साइंस में होता है। तो ये आइडिया ऑफ साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ डेवलपिंग डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, यह चिंतन करने के विभिन्न मार्गों का विकास करता है, क्योंकि साइंस में कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। जब आप कोई जांच कर रहे हैं या कोई खोज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल जो थिंकिंग है वो आपकी डेवलप हो रही है, क्योंकि आप अपनी चीज़ें जो है अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी जो है वो आइडिया ऑफ साइंस जो है विज्ञान की संकल्पना की ओर इशारा कर रहा है। जो ऑप्शन नंबर 4 है, इट मीन्स वही यहाँ पर गलत होगा। इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मैथड, यह है वैज्ञानिक विधि के चरणों की एक समझ है। देखिए वैज्ञानिक विधि के चरणों की समझ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो साइंस में जो मेथड्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर स्टेप नहीं होता है, जो
वहाँ पर हम रिसर्च या कोई भी इंक्वायरी वहाँ पर कर रहे होते हैं, तो बच्चे अपने अपने मेथड जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो 4 पॉइंट जो है वही यहाँ पर क्या होगा, आइडिया ऑफ साइंस को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, रिसर्च शोज दैट टीचर शुड वेट फॉर 5 सेकेंड आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अनुसंधान ये दर्शाते हैं कि जो शिक्षक होता है उसको एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकेंड के लिए रुकना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वेट टाइम फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्न में से क्या एक लाभ नहीं है। तो टीचर को 5 सेकंड के लिए क्यों रुकना चाहिए, वो पॉजिटिव पॉइंट होंगे, लेकिन हमें ये बताना है कि इसका निगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्या है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स। बिल्कुल, जब टीचर 5 सेकंड के लिए रुकेगा क्वेश्चन पूछने के बाद, तो जो बच्चे हैं वो मल्टीपल बच्चे तब तक सोच पाएंगे और बहुत सारे बच्चों के रेस्पॉन्स वहाँ हमें देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के उत्तरों की संख्या में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है जब ज़्यादा टाइम देंगे। डिक्रीज इन स्टूडेंट क्वेश्चन, नहीं, स्टूडेंट के क्वेश्चन तो वहाँ पर बढ़ेंगे क्योंकि टाइम उनको मिल गया है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ही जो है वो लाभ नहीं होगा। इट मीन्स यही हमारा आंसर होगा। इंक्रीज इन एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, बिल्कुल यहाँ पर जब टाइम देंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं उसमें क्या कर लेंगे, उसी बीच में वो गलत चीज़ें ना पूछकर सही चीज़ें जो है वहाँ पर पूछेंगे। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स, वहाँ पर एक बच्चा नहीं फिर मल्टीपल बच्चे भी हो सकता है आपके क्वेश्चन का जो है वहाँ पर रेस्पॉन्स करें, तो विद्यार्थियों की अनुक्रिया की लंबाई में भी वृद्धि जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो निगेटिव पॉइंट है, जो बेनिफिट नहीं होगा टाइम वेट करने का, वो है डिक्रीज इन स्टूडेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होगी, नहीं, उनमें तो बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, स्टेटमेंट दी है ए और बी, उनके आधार पर बताना है कि कौन सा भैया इन्फ्रेंस है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, क्या यहाँ पर प्रिंसिपल है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए एक साफ दिख रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है। जब जनरल स्टेटमेंट दे दी गई है, ठीक है, देखिए एक चीज़ आपने देखी, देखकर अगर लिखी वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फिर उस ऑब्जर्वेशन से एक निष्कर्ष निकल कर आता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो एज इट इज़ एक टर्म जो है वहाँ पर डिफाइन कर दी जाती है। जैसे ये देखिए साफ सिद्धांत दिख रहा है, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालन करती हैं, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बोल दिया। तो जब भी इस तरह से स्टेटमेंट बोल दिए जाते हैं तो वो आपके किस में आ जाते हैं, वो प्रिंसिपल में आ जाएंगे, सिद्धांत में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये सीधी सी बात है, बच्चा देख रहा है, देख कर उसने ये चीज़ लिख दी होगी कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो बी जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द टास्क ऑफ एनगेजिंग स्टूडेंट इन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए हम बच्चों को व्यस्त रख रहे हैं किस चीज़ में, जो बुक के अंदर ही क्या दिए हैं, आपके एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उनको परफॉर्म करने में बच्चे को बिजी रख रहे हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी व्याख्यान नहीं करता। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द टास्क, वो यहाँ पर बताना है। बच्चे क्या सोचेंगे, ओपन इंक्वायरी तो पॉजिटिव पॉइंट है, मैम बोलती हैं ओपन, जब भी ओपन क्वेश्चन आ जाए तो वो पॉजिटिव पॉइंट होता है, नहीं, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए क्योंकि बुक में एक टास्क दिया है, उसको बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीचर वहाँ पर रोल प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक तो पहली बात स्ट्रक्चरल इंक्वायरी होगी, संरचनात्मक जांच होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो टास्क है वो बुक में डिफाइन है, तो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर जो है चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टेड इंक्वायरी और गाइडेड इंक्वायरी होगी, निर्देशित और निर्देशित जाँच यहाँ पर देखने को मिलेगी, टीचर वहाँ पर उनको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओपन इंक्वायरी, खुली जाँच यहाँ पर नहीं होगी। खुली जाँच में क्या होता है ना, बच्चों को कुछ नहीं पता होता, उनको फ्री छोड़ दिया जाता है कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुक में पहले से टास्क है और उसी में हम बिजी रख रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कराने में बिजी रख रहे हैं। तो कौन कौन से जो इंक्वायरी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी, स्ट्रक्चर, गाइडेड, डायरेक्टेड, ये सारी चीज़ें होंगी। टीचर मदद करेगा, उनको गाइड करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, और एक स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉलो होगा। ओपन इंक्वायरी में क्या होता है, कोई टास्क ऐसा बुक में डिफाइन नहीं है कि उसको देख कर करना है, नहीं, उसमें क्या होता है, आपको बोल देंगे कोई एक्टिविटी करो, तो वो है ओपन इंक्वायरी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब नहीं करेगा टास्क को, यही यहाँ से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहाँ पर फिर से 2 कथन दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर इनके बारे में सही है। एक फॉर्मेटिव, एक आपका निर्माणात्मक और एक आपका योगात्मक आकलन के बारे में यहाँ पूछ रहा है। देखिए जो बीच बीच में चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जो यह शिक्षण अधिगम का एक निरंतर प्रक्रम है। बीच बीच में हम बच्चे का जो है आकलन करते रहते हैं, वो आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप पेडागोजी में CDP में भी पढ़ते होंगे। तो ये निर्माणात्मक, ठीक है, ये आपका असेसमेंट हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। और जो फोकस ऑन फाइंडिंग आउट
हाउ वेल द स्टूडेंट हैव अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जब लास्ट में हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना जितना हमने कराया उसमें कितना अचीव किया, वो आपका सम्मेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। ए जो है निर्माणात्मक और बी जो है योगात्मक आकलन को यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पोर्टफोलियो हमारे टाइम पर नहीं बनवाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर पोर्टफोलियो जो है ना वो स्कूल में बनवाए जाते हैं। ठीक है, आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रैटेजी। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। पोर्टफोलियो को एक विकल्पीय आकलन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पोर्टफोलियो में क्या होता है ना, बच्चों के सारे रिकॉर्ड होते हैं, जो उसने एकेडमिक में परफॉर्म किया, जो अपने जो उसको सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, जो उसने ड्राइंग में A+ ग्रेड मिली, तो वो सब बच्चे क्या है अपने पास उन चीज़ों को रखते हैं। और वो भी क्या होता है, एक आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टीचर उसको देखता है तो उसमें वो पहचान जाता है कि बच्चा कैसा है। तो वो एक अल्टरनेटिव असेसमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, आकलन की जो है वो एक योजना है। तो अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के विषय में क्या गलत है ये हमको यहाँ पर बताना है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट वर्कशीट गैदर्ड ओवर टाइम। यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों की सभी कार्य पत्रकों का संग्रह है। देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे पोर्टफोलियो की, हम इसका यूज़ कर रहे हैं आकलन में, तो उसी को ध्यान में रखकर हमें आंसर यहाँ पर बताना है। इट रिप्रेजेंट लर्नर ग्रोथ। ये जो पोर्टफोलियो होता है सीधी सी बात है, जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हो सकता है शुरू में जो उसके सर्टिफिकेट लगे हुए हों उसमें कि उसमें उसको कोई प्राइज़ ना मिला हो, सिर्फ पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट हो, आगे उसकी सेकंड पोजीशन भी बनी हो, तो कहीं ना कहीं जो लर्नर की ग्रोथ है उसका आकलन हम यहाँ पर कर पाएंगे इसके माध्यम से। बिल्कुल ये बात सही है। तो ये आकलन के रिगार्डिंग ही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी में इनकरेक्ट बताना था। तो उसी में अगर इनकरेक्ट को देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ये जो होता है पोर्टफोलियो या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर लर्नर टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग। वहाँ पर वो अपने आप को देख पाते हैं अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। यह शिक्षार्थियों को उनके स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन के अवसर देता है। वो अपनी चीज़ों कमियाँ जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो से खुद देखते हैं। इट पोर्ट्रे द लर्नर नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज़। इन पोर्टफोलियो में क्या होता है, शिक्षार्थी का ज्ञान कौशल योग्यताएं जो है वो पूरी प्रदर्शित होती हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे ने कैसी क्रिएटिविटी, उसमें ड्राइंग की भी चीज़ें लगी होंगी, उसमें सब चीज़ें जो हैं पोर्टफोलियो में जो है वो ऐड होती हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है पोर्टफोलियो में असेसमेंट की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर पॉजिटिव हैं, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। पोर्टफोलियो की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है आपसे। पोर्टफोलियो की डेफिनेशन तो यही है कि वो कलेक्शन है स्टूडेंट का, जो हम डेटा पूरा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने असेसमेंट आकलन के टर्म में पूछा था। इस टर्म में यही यहाँ पर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा पोर्टफोलियो के बारे में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए और फिर से आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है और कौन सा यहाँ पर फैक्ट है। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। देखिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट आ गया, चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। तो सीधी सी बात है, ये जो ए है वो मेरा क्या है, वो मेरा तथ्य है, वो मेरा फैक्ट है। दिस पेनी इज नॉट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। अब देखिए बच्चे ने देखा होगा कि ये जो पेनी है, ये जो सिक्का है ना, चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, वो उसने ऑब्जर्वेशन है, वो उसने किया और उसको लिख दिया, तो वो जो देखा वह लिख दिया, वो ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो बी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है और ये फैक्ट निकल कर आ गया, मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो ए हमारा फैक्ट हो जाएगा और बी हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर हो गया। और इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।